चर्चा भी करेंगे, उधर जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन, और उसमें अगर किताब लेकर, वो भी भगत सिंह और शिवाजी महाराज की किताब लेकर लाइब्रेरी में रखने पर पुलिस को क्यों परेशानी है, ये सारी बातें आज समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रफुल्ल कोलख्यान जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे सीधे आना चाहता हूं, जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, नरेंद्र मोदी की बात हम करें, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि किताब रखने में क्या तकलीफ है। अगर किताब लेकर, कल को तो ये होगा कि आप अगर हाथ में किताब लेकर जा रहे हैं और मेट्रो में बैठे हैं, पब्लिक बस में बैठे हैं, तो वो भी होगा। लेकिन जरा सोनम वांगचुक को सुन लेते हैं। रुकिए, सोनम वांगचुक कुछ कह रहे हैं, अभी लाइव चल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक, युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूं। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग। तो अमलेंदु जी, ये किसको कह रहे हैं? ये अभिजीत दीपके को कह रहे हैं क्या कि तुम भी भाई कम से कम एक दिन तो खाना छोड़ दो? और कह रहे ठूस ठूस के खाना खा रहे हो सब लोग। सोनम वांगचुक, बात तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। ठीक है, वो बहुत सारी बातें कह रहे होंगे, कोई रेफरेंस होगा, उस पर ये सारी बातें आ रही हैं। पूरी बात ना हमने सुनी है ना सुनाई है आपको, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर विश्लेषण नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल एक माहौल यहाँ दिखाई देता है, और एक जो पूरी तस्वीर, अलग अलग तस्वीर रखने की कोशिश हमने की शुरुआत में। आपने देख लिया, राम मंदिर की तस्वीर आपके सामने है, टीएमसी की तस्वीर आप लोगों के सामने है। भाई बागी गुट, और वो भी आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल नहीं है, आधिकारिक नहीं है कि अभी वो बागी हो गया। आप किसी पार्टी से टूटे हुए कुछ लोगों को कैसे, वो भी पूरी अपने तीनों, एक नहीं, ज्ञानेश कुमार अकेले नहीं, बल्कि वो तीनों एक साथ मिल रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। अमलेंदु जी, पहली प्रतिक्रिया। हमारे साथी इकरार भी जुड़ गए हैं उधर जंतर मंतर से, उनके पास भी चलेंगे। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, एक तो जो टीएमसी में चल रहा है और जिस तरीके से आज चुनाव आयोग से मिला है, ये जो बागी धड़ा कहा जा रहा है, एक तो राजीव जी ये बागी नहीं है, गद्दार है, तो गद्दार धड़ा इसको कहा जाए तो ये बागी नहीं है, गद्दार है। दूसरा राजीव जी, केवल 2/3 अगर मान लीजिए विधायक टूट गए हैं, जैसा कि कहा जा रहा है 2/3 विधायक हैं, हालांकि उनके भी अभी तक पूरे दस्तखत सामने नहीं आए कि 2/3 विधायक कौन से हैं। अगर फिर भी 2/3 विधायक हैं भी, तो भाई अकेले अगर किसी विधानसभा में 2/3 विधायक टूट जाएंगे तो क्या पार्टी उनकी हो जाएगी? भाई अभी तो टीएमसी में एक धड़ा जो टूटा वो सांसदों का, वो तो दूसरी पार्टी में चला गया, एनसीपीआई में। ये विधायक अलग चले गए, तो भाई पूरी ये टीएमसी पे दावा कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि पार्टी आपके साथ नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं ऋतुव्रत बनर्जी, उनको पहले ही टीएमसी से निष्कासित किया जा चुका है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से अवैध रूप से जाकर चुनाव आयोग से मिले हैं
और चुनाव आयोग ने इनसे अवैध रूप से मुलाकात की है। तो ये कानूनन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कि चुनाव आयोग इनसे मुलाकात करे और इस पर कोई टिप्पणी करे। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई टिप्पणी की भी नहीं है। अभी तो राजीव जी जो सांसद गए हैं उनके विलय का मामला ही लटका हुआ है। बिरला साहब ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं दिया है कि ये किधर बैठेंगे किधर नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि मानसून सत्र जो है संसद का वो शुरू होने में देर भी इसीलिए हो रही है कि इनका पहले निपटारा हो जाए, बैठेंगे किधर बैठेंगे और किसको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये इनके सामने संकट नजर आता है। दूसरा राजीव जी, आंदोलन तो देखिए बढ़ रहा है, पूरे देश भर के अंदर बढ़ रहा है। भले ही जंतर मंतर पर लोग कम हो, भले ही जो है वो 2 करोड़ और 3 करोड़ सब्सक्राइबर होने पर मतलब फॉलोअर्स होने के बावजूद जनता मंतर पर लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हो, लेकिन देश भर में गुस्सा तो दिखाई पड़ ही रहा है। कल ही राजीव जी यूथ कांग्रेस और NSUI ने प्रदर्शन किया है दिल्ली में ही और गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कनॉट प्लेस में। तो ये सब जगह पूरे देश भर में चल रहा है, तो गुस्सा तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो किताबें रखने की बात महत्वपूर्ण है राजीव जी, अब किताबें किसके ऊपर? शिवाजी के ऊपर और भगत सिंह के ऊपर। राजीव जी, समझा जा सकता है कि गोडसे के अनुयायियों को भगत सिंह और शिवाजी से दोनों से दिक्कत है। तो गोडसे के पुजारी अगर इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे तो क्या काम कैसे चलेगा? तो ये राजीव जी, ये सरकार जो है वो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि वो अब पक्के तौर पर गोडसे के पुजारी हैं और अब वो घोषित करने को तैयार हैं कि वो गोडसे के पुजारी हैं। वरना राजीव जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के ऊपर किताब और छत्रपति शिवाजी के ऊपर अगर किताब आप जब्त करते हैं और इस तरीके से आप दुर्व्यवहार करती मतलब पुलिस दुर्व्यवहार करती है छात्रों के साथ जो उन पुस्तकों को रख रहे हैं, तो समझा जा सकता है। हालांकि राजीव जी, भगत सिंह से और छत्रपति शिवाजी से भारतीय जनता पार्टी की अदावत पुरानी है, कोई आज की नहीं है। इनकी अदावत पुरानी है। इन्होंने सावरकर को भगत सिंह के बराबर रखने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी की राजीव जी जो प्रतिमा लगी और हवा में उड़ गई थी, उसको लेकर किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने टिप्पणियां की थी, वो बहुत ज़्यादा जो थी वो आलोचना के केंद्र में रही नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां। तो ये समझा जा सकता है। तो किताबों से डर राजीव जी, हर तानाशाह को किताबों से डर लगता है, तो वो इनको भी लग रहा है ये किताबों से डर। ये साफ तौर पर राजीव जी समझ आता है। और जाहिर सी बात है कि किताबें चूंकि आप लिख नहीं सकते, आप फर्जी इतिहासकार पैदा कर रहे हैं, वो फर्जी इतिहासकार भी जो है फर्जी इतिहास भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बार बार इनका दर्द जो है वो निकल कर आता है भारतीय जनता पार्टी का कि ये गोडसे के पुजारी जो हैं ये अभी भी पूरी तरीके से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये गोडसे को पूजने वाले हैं। इसलिए इस तरीके से छद्म तरीके से कभी भगत सिंह पे वार करते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी पे वार करते हैं और नेहरू और गांधी पे तो वार करते ही रहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पर भी वार करते हैं। ये राजनीति जी जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। स्वामी जी, जरा जल्दी से आपसे भी एक कमेंट, किताब रखने में क्या तकलीफ है? अगर किताब आप पढ़ रहे हैं, नेहरू की हो, गांधी की हो, छत्रपति शिवाजी जी महाराज की हो या चाहे भगत सिंह की हो, क्या तकलीफ है? आखिर क्यों? देखिए, किताब रखने से ये परेशानी है, किताब रखेंगे, किताब पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन पास करेंगे, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद उत्तेजित होंगे। अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं और अपने सरदार भगत सिंह के बारे में या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनको ज्ञान नहीं होगा, तो ये मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पढ़ने से उन्हें घृणा है, परेशानी है। देखिए राजीव जी, मैं तो समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी है और इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं, वो ये है कि अयोध्या के अंदर जो वकीलों का जुलूस निकला है और वकीलों ने जुलूस निकाल के और थाने में जाके तहरीर दी है और ये कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। देखिए, ये वकील जो ये कौम है, ये जो कम्युनिटी है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता ही है, दिल्ली के अंदर जब पुलिस और वकील आमने सामने हुए थे तो पुलिस वालों को अगर इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया या उनके ऊपर अन्याय किया गया, तो जो काम जंतर मंतर में नहीं हो पा रहा है, जो काम यूथ कांग्रेस और NSUI नहीं कर पा रहे हैं, ये अयोध्या के वकीलों का ये आंदोलन पूरे देश के अंदर एक सर्वव्यापी देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा। इसकी मेरे को संभावना दिख रही। कारण ये है, देखिए ये मानी बात है कि अयोध्या के अंदर ज्यादातर वकील जो होंगे वो पिछले इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार के इनके मीटिंग के अंदर भाषण हुए थे वकीलों के और जिस प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी थी, बाद में तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो तो यही हुआ कि कोई इनका केस नहीं लड़ेगा। लेकिन एक वकील साहब ने ये कहा था वहां पे कि इनको यहाँ पे तुरंत अरेस्ट किया जाए और इन पे तुरंत अग्रिम कार्रवाई की जाए।
देखिए, वकीलों का ये जो शुरुआत है, ये मैं सोच रहा हूं बड़ी गंभीर एक ऐसी शुरुआत है जिससे भारतीय जनता पार्टी को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जंतर मंतर में तो ये देखिए कुछ नहीं करेंगे, 2-4 लोग हमारे देश के नौजवान शहीद हो जाएंगे, देश के लिए शहादत दे देंगे, क्योंकि सरकार को यह पता है कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव आयोग किस प्रकार से संपन्न करा रहा है, ये उनको पता है। और बाद में जब ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि भाई हमने जंतर मंतर को कैसे हैंडल किया और जो शहादत हुई उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पंजाब का चुनाव हम जीत गए, इसका माने जनता हमारे साथ है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जो वकीलों का आंदोलन है, पूरे देश के वकीलों को, अयोध्या के वकीलों का साथ देना चाहिए, अपनी ब्रदरहुड का साथ देना चाहिए, क्योंकि वकीलों की जो डिमांड है, भाई वकील तो एक प्रकार से कोर्ट के एक पार्ट होते हैं, कोर्ट के प्रोसेस के एक पार्ट होते हैं, उनका काम है न्याय दिलाना। और आपने देखा होगा, अयोध्या के वीडियो में देख रहा हूं सुबह से, वहां पे इतना जाने पर्यटकों के और श्रद्धालुओं के आने की गति में कमी आ गई है। वहां के 3 व्हीलर्स वाले, ई रिक्शा वाले खाली बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम दिन में 500-700 रुपए कमा लेते थे, सुबह से बोहनी नहीं हुई है, एक आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरा प्रांगण साफ है। और वहां पे पत्रकारों को प्रांगण के अंदर आने की अनुमति नहीं है, कवरेज नहीं दे रहे हैं। और अगर 9 सदस्य का एक प्रतिनिधि मंडल भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करने जाता है, उनको भी ये लोग हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। माने एक तरफ तो कहते हैं भगवान श्री राम के आप मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे, और जो दर्शन करने जाते हैं, तो ये देखिए, ये जो वकीलों का एक शुरुआत है, मैं इसको एक बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं। वकीलों ने जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन किया है, और इस प्रकार से पूरे देश के वकीलों को ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और हमारे जो हम लोग वहां पे चढ़ाते हैं। और एक निवेदन और करना चाहता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, मंदिरों में जाइए, पूजा कीजिए, भगवान के सामने मत्था टेकिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, लेकिन पैसा मत चढ़ाइए। पैसा नहीं चढ़ाएंगे, इनकी जो एक कम्युनिकेशन लाइन है पूरी तरह से टूट जाएगी। क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से शक है, ये जो चंदे की चोरी हुई है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और इसके अंदर चुनाव के अंदर जो इनके लाखों करोड़ों रुपए, क्योंकि एक ही राष्ट्रीय सेठ इनको पैसा नहीं दे रहा, वो कहेगा भाई मेरे को कमाने दो ना, मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं। तो ये मंदिरों की चोरी का पैसा भी इलेक्शन में लग सकता है। तो ये वकीलों की एक बहुत अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं, इससे मुझे एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। जी, एक पॉजिटिव साइन की आप बात कर रहे हैं। जरा देखते हैं, इकरार हमारे साथ बने हुए हैं। इकरार जरा आप बने रहिए, थोड़ा एक कमेंट जल्दी से मैं प्रशांत टंडन जी से भी लेना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए पूरे घटना यहाँ पे, और क्या राजीव जी रोजाना की तरह वही लोग हैं या नए लोगों का जुड़ना भी हो रहा है? देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? अभी हम सोनम वांगचुक को सुन रहे थे। सोनम वांगचुक ने कहा कि कम से कम आप आके जो ठूस ठूस के खाना खाते हैं, कम से कम एक दिन भर का उपवास रखिए, सेहत भी ठीक रहेगी आपकी, और उसके अलावा इस अनशन को, इस पूरे आंदोलन को ताकत भी मिलेगी। एक अपील है मंच से, लेकिन मंच पर बैठे हुए और लोग भी हैं जो खुद अभी, क्योंकि इतना तो होना चाहिए था कि अभिजीत दिपके, आशुतोष राका, चाहे सौरभ दास, ये लोग एकाध दिन अनशन कर रहे होते। क्या इन लोगों ने अनशन किया है अभी तक? ये सब कुछ जरा बताइए, क्या कुछ चल रहा है? आज 13वां दिन है। जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जो सौरभ वांगचुक है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले
जिस कड़ी के लिए लगातार क्रांतिकारी लोग और न्याय पसंद लोगों ने सड़कों पे उतरकर अपनी जानें दी हैं, शहीद हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, इस व्यवस्था के कारण आत्महत्याएं हुई है, कई बच्चियों ने आत्महत्या की है, स्कूलों की बिल्डिंगों से कूद गई है, किसी का बलात्कार होता है प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बोलती है। जिस देश में बलात्कारियों को इतना शह मिलती है तो वो कैसे उन बच्चियों को न्याय दिला पाएगा? ये भी हमारी लड़ाई है। उन युवाओं को जो 67% युवा हैं जो ग्रेजुएट होके बेरोजगारी का आलम में परेशान होकर के जान गंवा देते हैं, उन युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगी, आप इन युवाओं की बात सुनिए, आइए और शामिल होइए। आगे की प्रक्रिया में हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक सुधार नहीं हो जाए। जी मैं राजीव जी, ये एक युवा है जो छात्र हैं, उन्होंने खुद जो 13वीं में मुंडन कराया, इन्होंने यहाँ सबके सामने मुंडन कराया और जो क्रियाक्रम होता है वो सब किया है। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिस दौरान नेट पेपर लीक हुआ और अमीरों के बच्चों को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट कॉलेजेस को, पहले प्राइवेट कोचिंग सेंटर को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जहां दलित, गरीब, मजदूर के बच्चे का कोई रख रखाव नहीं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमराई हुई थी। इस शिक्षा व्यवस्था जो मर चुकी है, इसने हम जो गरीब छात्रों का सपना मारा है, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मर जाना ही ठीक है कि हम इस शिक्षा व्यवस्था को हम आज अंतिम संस्कार दिए। और हम चाहेंगे ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जन्म हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो और हम लोग करें जहां प्रधानमंत्री हो या चपरासी का बच्चा, मालिक हो या मजदूर का बच्चा, किसान हो या खेत मालिक का बच्चा, सभी एक ही शिक्षा व्यवस्था में, एक ही स्कूल में पढ़े, जहां पर इस एनटीए जैसे प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया जाए, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया जाए और सरकारी कॉलेजेस को खोला जाए, सीट को बढ़ाया जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का हम निर्माण करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज जो कुछ छात्रों के साथ मारपीट भी की गई, भगत सिंह की किताबें रखी हुई थी, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की किताबें उन्हें रखी थी, एक लाइब्रेरी लगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, ऐसा दीपके ने भी कहा है। क्या कहेंगे आप? आज आंदोलन के 13वें दिन हम यहाँ पर इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं मना रहे हैं। ऐसा आलम है कि सरकार और ये शिक्षा व्यवस्था हर दिन इस देश के युवाओं को उनकी हत्या कर रही है, उनके सपनों की, उनके अधिकारों की, उनकी बेहतर जिंदगी की संभावना की और बेहतर जिंदगी के सपने की। आज हमारे देश में ये जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, जो ये कहती है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा क्योंकि हम उसको कभी बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, समान शिक्षा नहीं देंगे, और अमीर का बच्चा, नेताजी का बच्चा, उनकी पुश्तें अमीर बनी रहेंगी क्योंकि वो कभी सरकारी स्कूल नहीं जाएंगे, वो हम कॉन्वेंट जाएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये जो व्यवस्था कह रही है कि तुम्हारी जेब और तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात से तय होगा कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी कि नहीं, सुधरेगी कि नहीं, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बदलेगी कि नहीं, बावजूद इसके कि तुम डबल ट्रिपल शिफ्ट काम कर रहे हो, 16 घंटे तुम काम कर रहे हो, फिर भी हमारी जिंदगी में इन्होंने जो तिलांजलि दे दी है हमारे सपनों को, जो ये हर समय तीली लगा रहे हैं हमारी बेहतर जिंदगी के अधिकार को, उसके लिए आज हम 13वें दिन शिक्षा व्यवस्था की 13वीं मना रहे हैं। पर यहाँ से इस देश के युवाओं को, छात्रों को हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश का बहुसंख्यक युवा जो हाशिए से आता है, उसके लिए हमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम KG से PG और कॉलेज खोले जाएं और मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, रेगुलर में हर छात्र को जगह मिले, अमीर गरीब सबके बच्चे को मिले। और ये जो कोचिंग माफिया है जो लगातार यही सुनिश्चित करता है कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो पिछड़ता चला जाए, उस पर रोक लगाई जाए। इन मांगों के साथ इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जन्म का एक ही इलाज है कि इस देश का युवा, बहुसंख्यक युवा, गरीब युवा, निचले मध्यम वर्गीय तबकों से आने वाला युवा इन मांगों के साथ अपनी जगह पर जमीनी स्तर पर आंदोलन पर उतरे और इन मांगों को और मजबूत करे, बुलंद करे। जी बिल्कुल। तो देखा राजीव जी, आपने किस तरह से जो छात्र है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ भी लेकर जाता हूँ जिस लाइब्रेरी के वजह से जो आज जो पूरा मामला हुआ, वो जो लाइब्रेरी लगाई है वो पहले दिन से, राजीव जी जब आप खुद भी आए थे तब भी आपने देखा था कोने पे कुछ छात्र वो लाइब्रेरी लगाई हुई थी जहाँ पर किताबें थी। मैं भी आपको उस लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। उस लाइब्रेरी को देखकर आपको लगेगा कि इस लाइब्रेरी से क्या दिक्कतें हो सकती है, किसी को क्या परेशानी हो सकती है। अब देखिए AISF का ये वही है लाइब्रेरी जहाँ इस तरह के जो वो छात्र हम उनसे बात करते हैं और आपको किताबें दिखाते हैं कि कौन सी जो किताबें थी जिनसे जो है दिल्ली पुलिस को या व्यवस्था को जो है वो चिंताएं थी।
पहले मैं कहूँगा फारूक एक बार किताबें दिखाइए जरा। राजीव जी यही वो लाइब्रेरी है जिसको जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको हटाए जाने की कोशिश की गई थी। क्या कहेंगे आप लोग थे? जी, हम लोग उस समय थे, इसको जबरदस्ती हटाया जा रहा था। 3 लोग थे, लोग हमारे साथ ही, जो कि उस समय काउंटर अपना ओपन नहीं कर रहे थे, अपना स्टॉल ओपन कर रहे थे बुक का। उसी समय ये सारा चीज़ हुआ है। तो क्या उनको छत्रपति शिवाजी महाराज से दिक्कत थी या भगत सिंह से दिक्कत थी? किन से दिक्कत थी? उनको इनके विचारधारा से दिक्कत है। जो आदमी पूरे देश के लिए आज प्रेरणा स्रोत है, उन प्रेरणा स्रोत के विचारधारा से उन लोग को दिक्कत थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई आदमी ओपन में लोगों को इनके विचारधारा को बढ़ा रहा है तो उनको पीछे करो, हटाओ, यहाँ से भगाओ। वो लोग बोल रहे हैं गंद फैला रहे। बताओ इनका विचारधारा किसको गंद लगता है? किसको इनका विचारधारा किनको गंद लग रहा है? इनका विचारधारा किनको? एक किताब बताओ जिनका विचारधारा खराब है। एक इतना किताब है ना इसमें और इसका 3 गुना किताब और था जो लोग पढ़ रहे हैं। इधर उधर आप देखोगे कि जितने लोग के हाथ में किताब होगा यही सब का किताब होगा, लोग पढ़ रहे हैं, वापस कर रहे हैं। अब इनमें बताओ एक किताब जो कि किसी का विचारधारा खराब कर दे। वही तो। और हम लोग ओपन लाइब्रेरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी से चार्ज कर रहे हैं। मानो हम आपसे पैसा लेते बेचते, यहाँ पे समझ में आता है कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। हम तो यहाँ फर्स्ट डे से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज पहला दिन है कि इस किताब से ज्यादा दिक्कत होगी भगत सिंह वर्सेस आरएसएस। ये किताब तो आ जाई है, पता नहीं ये लोग देख कैसे लिए। हो सकता है ये किताब उनको बुरा लग जाए, लेकिन अगर भगत सिंह खुद ही ये बात बोलते हैं कि आरएसएस का विचारधारा हमारे विचारधारा के अपोजिट है, तो हम कौन होते हैं इसमें कुछ कमेंट करने वाले। जी तो राजीव जी देखा आपने, ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो कि कल 2-3 टेबल पे थी, लेकिन आज एक टेबल पर सिमट गई है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के द्वारा इस तरह से इनके साथ जो बर्ताव किया गया उसके बाद ये अब छात्र जो है कोने में लगा लिया। पहले यहाँ इन्होंने ये बेंचेस लगाए गए थे जिस पर ये लाइब्रेरी, और आप देखिए ये गंदगी नहीं दिख रही है दिल्ली पुलिस को या एनडीएमसी के अधिकारियों को। आप ये देखिए, ये जंतर मंतर का इलाका है, इस समय मानसून का जो है वो सीजन चल रहा है और डेंगू फैल सकता है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में छात्र हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन पे। जो भूख हड़ताल करता है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही कम होता है, और ऐसे में अगर यह मच्छर पनपते हैं तो डेंगू होता है, तो और ज़्यादा महामारी फैलने की दिक्कत है। तो दिल्ली पुलिस को ये नहीं दिख रही, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन ये किताबें दिख रही हैं। और ये किताबें, क्योंकि ये किताबें जो ये छात्रों को बांट रहे हैं और जो अच्छे विचार हैं उनको बांट रहे हैं, ना कि आरएसएस के विचारों का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब जरा आते हैं इधर स्टूडियो में हमारे तमाम साथियों के बीच। पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किताब बने रहे और तमाम अपडेट्स आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरार जंतर मंतर से लगातार अपडेट्स जो चल रहा है वो आप पहुंचा रहे थे। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे थे, सुन रहे थे अमलेंदु जी, और मामला सिर्फ जंतर मंतर का नहीं है, और जंतर मंतर पे चूंकि टेंस माहौल हमेशा दिखाई देता है, इसलिए उस पर ध्यान है। और लगातार कई बार हम लोग भी गए हैं और हम लोग भी देखते हैं वहाँ के हालात, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, ये दिखाई देता है। लेकिन देश के हालात को आप देखिए, और पॉलिटिकल खासकर, और उसमें भी तो वही है, पार्टियों को तोड़ना, और जो नहीं टूट रहे हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश करना, ये सारे। राजीव जी, आज संजय राउत जो शिवसेना यूनिटी के संजय राउत शिवसेना यूनिटी के सांसद हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये सरकार से चले जाएं तो उसके बाद ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो ये दोनों एक दूसरे को फोड़ेंगे, क्योंकि ये सबको फोड़ चुके हैं, तो ये आपस में ही एक दूसरे को फोड़ेंगे कि आओ हम तो एक दूसरे को फोड़े, कुछ बचा ही नहीं है। और 2 घंटे के लिए हमको ईडी सीबीआई दे दो, हम बीजेपी को 10 टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो ये संजय राउत का आज राजीव जी कहना था। तो ये जो तोड़फोड़ जिस तरीके से की जा रही है और तमाम दलों को तोड़ा जा रहा है, ये राजीव जी इन दलों को नहीं तोड़ा जा रहा है, इस लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, इस देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है। सीधी बात ये है, ये टीएमसी नहीं टूट रही है, ये शिवसेना नहीं टूट रही है, ये एनसीपी नहीं टूट रही है, इस देश का लोकतंत्र टूट रहा है, इस देश का संविधान टूट रहा है। लेकिन अफसोस की बात राजीव जी ये है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के कस्टोडियन होने की, वो भी खामोश बैठा हुआ है। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजीव जी ये आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, सत्ता के संरक्षण में हो रही हैं, सत्तारूढ़ दल का झंडा लगाकर हो रही हैं,
हमारे सीजीआई साहब खामोश है, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं भी कि देश के अंदर कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई ठीक है, आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते हैं, मत देखिए, आपसे किसी ने कहा कि आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से कानून हाथ में लिया जा रहा है, उसको तो आप देखिए कम से कम। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट ने कुछ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो इतना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका ध्यान देना चाहिए। और आज अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, ओम बिरला को और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई न्यायपालिका और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी इस मसले की तरफ ध्यान दें। लेकिन ध्यान क्यों देगा राजीव जी कोई? भाई जब उनका संरक्षण प्राप्त है तो ध्यान कोई क्यों देगा? उस पर यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि ये सब जो कुछ देश के अंदर चल रहा है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र को तोड़ने की बातें चल रही हैं। अब जंतर मंतर पर ध्यान राजीव जी इसलिए सबसे ज़्यादा चला जाता है क्योंकि जंतर मंतर दिल्ली में है, सेंटर में है, संसद भवन से थोड़ा दूरी पे है, तो वो एक आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है, तो जंतर मंतर पर ध्यान इसलिए चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर ही हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि कल ही दिल्ली में गिरफ्तार किया गया एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के छात्रों को। श्रीनगर में कल उदय भानु चिप थे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो छात्रों से बातचीत कर रहे थे। ग्वालियर में जो था वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के छात्र जो थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों से मुलाकात कर रहे थे। तो पूरे देश भर में चल रहा है। एआईएसएफ के लोग अगर यहाँ धरने पर बैठे हुए तो जनता मंतर पर ही धरने पर नहीं बैठे, वो बाकी जगहों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये राजीव जी पूरे देश भर में प्रदर्शन एक चल रहा है और पूरे देश भर में एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है इस सरकार के खिलाफ। लेकिन मसला ये है कि क्या सरकार इस गुस्से से क्या विचलित है कि नहीं है? मुझे लगता है इस सरकार को अभी भी शायद ये भरोसा है कि उसका जो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है वो आगे भी अभी भी काम कर रहा है, शायद उनको भरोसा होगा। हालांकि जिस तरीके से नितिन नवीन साहब ने धमकी दी, वो धमकी भी इसी प्रकार की थी कि डिवाइड एंड रूल का हम रास्ता अपनाएंगे और इन आंदोलनकारियों से या जो सरकार के खिलाफ लोग गुस्सा दिखा रहे हैं इनसे हम निपट लेंगे। लेकिन वो अभी तक उसमें कामयाब होते हुए राज्य में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ेगा और ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है मिस्टर डिवाइडर इन चीफ की, ये अब कामयाब होने वाली दिखाई नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि चढ़ावा चोरों ने, मुझे लगता है कि मोदी जी के डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा पानी फेर दिया है। क्योंकि अब आप जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाते तो आप लोग आपसे आपके ही लोग सवाल पूछेंगे कि चढ़ावा चोर मोदी जी आपके नेतृत्व में क्या कर रहे थे। आप जब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे तो फिर यह पूछा जाएगा ना कि चढ़ावा चोरों को आपका संरक्षण प्राप्त क्यों है? आपके श्रीमुख से चढ़ावा चोरों पर एक शब्द भी क्यों नहीं निकल रहा है? मोहन भागवत के श्रीमुख से चढ़ावा चोरों पर एक शब्द भी क्यों नहीं निकल रहा है? तो ये सारी बातें राजीव जी यहाँ पर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो लगता है कि देश भर में जो हाहाकार है, इसके बीच जो बीजेपी की चुप्पी है वो राजीव जी बेसबब नहीं है। इस चुप्पी के पीछे भी कोई ना कोई षड्यंत्रकारी बीजेपी की रणनीति दिखाई पड़ती है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो वीडियो